कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जी हां दोस्तों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सभी पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक हैं सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग को समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, पावर शेयरिंग, शेयर पावर एट डिफरेंट लेवल। देखिए, कभी कभी केस ऐसा होता है कि एक कंट्री के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो कभी कभी केस ऐसा होता है कि हम ये भाषा, धर्म, उसके बाद जाति, ये तीनों के, स्पेशली ये तीनों कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि हम सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या हो जाता है कि ये भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आपस में लोगों के बीच में क्या होता है, तनाव बढ़ जाती है। तो हम लोग स्पेशली जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है या स्पेशली जो है ये देखकर देखा जाता है कि पावर को इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये भाषा, धर्म और स्पेशली जाति के आधार पे आने वाले समय में कभी भी जो है ना, ये आपस में जो जितने सारे कम्युनिटी के लोग हैं आपस में कहीं ना कहीं तनाव जो है ना क्रिएट ना हो। तो स्पेशली इसी चैप्टर में हमें दो कंट्री के बारे में जानना है कि कैसे स्पेशली जो है ये बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों कंट्री के बीच में, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में तनाव हुआ और वो अपने आप को कैसे संभाले। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझते हैं और बेल्जियम के बारे में बेल्जियम के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बेल्जियम में आखिर हुआ क्या था। तो बेल्जियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, इसको पहले कवर करते हैं। बेल्जियम, अगर हम बात करें तो बेल्जियम सबसे स्मॉल कंट्री है। अगर स्मॉल कंट्री में अगर हम बात करें तो ये हरियाणा की से भी छोटा पड़ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है यहाँ पे ये हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है बेल्जियम। बॉर्डर की बात करें फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, ये तीनों कंट्री जो है ना बेल्जियम को टच करता है और यानी बॉर्डर पे है। अगर हम बात करें अगला जो है इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। किसकी? बेल्जियम की पॉपुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे क्या हुआ कि धीरे धीरे बेल्जियम में जो है ना भाषा के आधार पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग क्या हुए, आपस में जो है ना तनाव क्रिएट होने लगा। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे होने लगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेल्जियम का जो कैपिटल था वो क्या क्या, एक ब्रुसेल्स कैपिटल था बेल्जियम। वहां पे स्पेशली फ्रेंच जो बोलने वालों की जो संख्या थी वो 80%। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए हुआ क्या था। डच जो भाषा था उस भाषा को बोलने वाले लोग जो थे वो कितने परसेंट थे? मात्र 20%। अब हुआ क्या, ये स्पेशली अब यहां पे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पेशली हुआ क्या कि 20% और 80-20 का रेशियो हुआ। लेकिन अगर हम बात करें पूरे एरिया में तो फ्लेमिश, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लेमिश रीजन के लोग थे। वहां पे 59% जो है वो डच बोलते थे, 1% थे वो जर्मन बोलते थे और वेलोनिया जो 40% जो फ्रेंच बोलते थे। अगर हम बात करें तो सबसे माइनॉरिटी यहाँ पे, अगर हम देखा जाए मेजोरिटी और माइनॉरिटी का, तो मेजोरिटी जो है डच लैंग्वेज की काफी ज्यादा है और माइनॉरिटी जो है वो किसकी है? फ्रेंच पॉपुलेशन की काफी कम है। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा, जो फ्रेंच पॉपुलेशन थे, फ्रेंच जो कम्युनिटी के लोग थे, ये काफी रिच और पावरफुल थे। और रिच और पावरफुल होने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना ये अपना स्पेशली जो है ना धीरे धीरे जो है ना अपने लैंग्वेज को काफी बड़े अमाउंट में बढ़ावा देने लगे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे जो डच कम्युनिटी के लोग थे वो स्पेशली जो है ना फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी के बीच में क्या एक प्रकार के तनाव होने लगा, तनाव स्टार्ट हो गया। और वो तनाव जो है 1950 और 1960 के बीच में स्टार्ट हुआ, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में। अब किसके रिगार्डिंग हुआ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये स्पेशली जो है भाषा के आधार पे जो है ना दोनों पक्षों के बीच में क्या होने लगा, तनाव जो है ना क्रिएट होने लगा, टेंशन क्रिएट होने लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ इसमें। तो ये जब तनाव क्रिएट हुआ तो इसके बाद क्या काफी बड़े अमाउंट में तनाव हुआ। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि एक बेल्जियम में अलग अलग प्रकार के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि इस तरीके से कोई भी कंट्री
आगे बढ़ नहीं सकता, उसका ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि एक समझौता किया, संशोधन लाए। उन्होंने बोला कि हम अपने देश को आगे ग्रोथ करेंगे और भाषा के आधार पर कहीं ना कहीं वो सिविल वार का रूप ना ले। इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्पेशली जो है ना अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से जो है ना उन्होंने 4 कंडीशन जो है ना बेल्जियम में लाया। उन्होंने 1970 और 93 के बीच में उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं कि डच और फ्रेंच के बीच में कहीं ये दोनों कम्युनिटी के बीच में सिविल ना हो, तो हम क्या करते हैं कि एक प्रकार के अलग अलग जो है ना इस पे काम करते हैं। उन्होंने बोला कि पहला उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर को हम लाते हैं और यहाँ पे दोनों की जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, डच और फ्रेंच दोनों। किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे। और यहाँ पे स्पेशली जो है ना ये हुआ। अब आगे हुआ कि मैनी ऑफ द पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर थे वो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और कभी भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेगा। ये दूसरा कंडीशन थी। तीसरा कंडीशन थी कि ब्रुसेल में एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनाएगी और इस कम्युनिटी में इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग रहेंगे और रिप्रेजेंटेशन भी जो है ना दोनों इक्वल रहेंगे, यानी डच बोलने वाले भी और फ्रेंच बोलने वाले भी। अब ये तो आपका 3 कंडीशन हुआ। इसके बाद तीनों कंडीशन के बाद आपका आया चौथा कंडीशन। इसमें बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये तो दोनों है ही, लेकिन इसके बाद हम एक तीसरा गवर्नमेंट बनाते हैं और इस तीनों गवर्नमेंट में स्पेशली एक प्रकार के ऐसा गवर्नमेंट बनाते हैं जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा और स्पेशली जो है वो एक लैंग्वेज पे कम्युनिटी रहेगा, वो चाहे डच हो या चाहे फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो, वो कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन वो स्पेशली वो कम्युनिटी जो है ना कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इशू है उसको कम करने का और उसको आगे बढ़ाने पे काम करेंगे। तो ये 4 कंडीशन उन्होंने बेल्जियम के अलग अलग जो है लीडर लेके आए, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो देश है जो है ना सिविल वार से बचा। तो यहाँ पे हमने बेल्जियम के बारे में क्या जाना? बेल्जियम के बारे में हम ये सीख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है ना अपने आप आपस में समझौता करके और ये देश को यहीं पे सिविल वार से बचा लिए। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली बेल्जियम का कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन है, सिंपल कुछ इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। पहले इसको जान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। कैपिटल की बात करें तो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें, आप लोग नाटो के बारे में जानते होंगे जिसमें 30 कंट्री शामिल है, उसमें स्पेशली बेल्जियम हेड क्वार्टर, नाटो का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो स्पेशली बेल्जियम ही में ही हेड क्वार्टर जो है नाटो का है। इंडिपेंडेंट की बात करें तो बेल्जियम जो है 1831 में इंडिपेंडेंट हुआ। किससे? नीदरलैंड से हुआ। अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन, फ्रेंच और आपका डच, ये तीनों लैंग्वेज को स्पेशली नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, जिसके चलते आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि ये तीनों लैंग्वेज को इसके हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से दोनों कम्युनिटी के बीच में स्पेशली तनाव भी हुआ था। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी को यूरो बोलते हैं और इसकी एरिया की बात करें तो 30,688 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। तो यहाँ पे ये सिंपल कुछ इंट्रोडक्शन है जो काम आएगा, उम्मीद करता हूं बेल्जियम के बारे में जानने और समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी मैप की देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे ये बेल्जियम का मैप है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपस ये कैसे कैसे स्पेशली जो है आपका ये नाइबर्स कंट्री आपको देखने को मिल रहा होगा, जो हमने ऑलरेडी अभी जो है जस्ट किसके बारे में जाना? बेल्जियम के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ये नाइबर्स कंट्री है, तो हमने ये बेल्जियम के बारे में जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका के बारे में भी जानते हैं कि वहां पे आखिर श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुआ था और कैसे वहां का भी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व आउट कैसे हो पाया। पहले श्रीलंका के बारे में नॉर्मल थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका का तो श्रीलंका का कैपिटल जो है वो कोलंबो। अगर स्पेशली इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये श्रीलंका इंडिपेंडेंट 4 फरवरी 1948 में हुआ था, वो भी किस ब्रिटिश हुकूमत से। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो नेशनल लैंग्वेज जो है ना सिन्हाला और तमिल है। करेंसी की बात करें तो करेंसी को यहाँ पे रुपीस बोला जाता है। एरिया की बात करें तो 65,610 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1978 में अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था 1972 में, और 1972 से पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता है। जैसे 1972 हुआ इसको लंका के नाम से जाना गया और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया कि 1978 के बाद ये जो है ना क्या हो गया? श्रीलंका हो गया।
अब चलिए यहाँ पे स्पेशली जो है ना किसके हिसाब से जो है अलग अलग जो है ना कम्युनिटी के लोग आपस में बटे, और इसकी भी कहानी को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए श्रीलंका की बात करें तो हमारे तमिलनाडु, अगर इंडिया के तमिलनाडु अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के नजदीक ही श्रीलंका एक प्रकार के एक आइसलैंड नेशन है, ठीक है। और ये साउथ एशिया में, स्पेशली एशिया में लोकेटेड है, एशिया महाद्वीप आपको जानते ही हैं। बॉर्डर की बात करें तो इंडिया इसका बॉर्डर हो गया। करेंसी की बात करें तो रुपीज। पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और कंट्री कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है कहां पे पड़ जाती है, कोलंबो इसकी कैपिटल पड़ जाती है। चलिए ये कुछ हुए श्रीलंका के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखिए ये किस हिसाब से यहाँ पे तनाव स्टार्ट हुआ है, मेन लॉजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कास्ट स्ट्रक्चर का श्रीलंका में, तो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे वो 74% थे जो स्पेशली ये लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज। और ये जो थे वो एक प्रकार के बौद्ध धर्म के थे। 1% की अगर बात करें तो 1% जो कम्युनिटी के लोग थे वो स्पेशली अदर लैंग्वेज बोलते थे। और तमिल जो थे वो 18% लोग बोलते थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। 7% थे वो दोनों एक प्रकार के सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते थे, और ये स्पेशली क्रिश्चियन थे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सिन्हाला कम्युनिटी की जो है वो मेजोरिटी काफी ज्यादा है। तो मेजोरिटी है तो फायदा तो ये लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब ये इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो यहां पे जब 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रीडम हुआ, तो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ने उन्हें क्या किया कि 1956 में स्पेशली उन्होंने उन्होंने कानून बनाया। और उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया, वो घोषित कर दिया। और उन्होंने ये बोला कि कहीं भी अगर आपको कहीं भी किसी तरह का अगर आपको जॉब चाहिए या कहीं किसी तरह का आपको काम करवाना है, हर एक जगह पे आपको सिन्हाला लैंग्वेज आना चाहिए। हम तमिल को कुछ नहीं जानते। अब इसके पीछे क्या हुआ कि जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बोला कि अब उन दोनों के बीच में, अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से क्या हुआ कि सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, ये दोनों लैंग्वेज के कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि तनाव जो है ना बढ़ गया। और तनाव बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो वहां के श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने 1980 में एक प्रकार के तमिल इलम नाम का एक प्रकार के उन्होंने एक पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद इसके विरोध में उन्होंने काफी बड़े अमाउंट में आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन स्टार्ट हुआ। और यही आंदोलन कहीं ना कहीं 1983 से लेकर 2009 में सिविल वार का रूप ले लिया। गृह युद्ध अपने ही देश में स्टार्ट हो गया। तो देखने को आपको मिल रहा होगा कि कैसे भाषा के आधार पे ये श्रीलंका के में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है ना आपस में ही लड़ना स्टार्ट और सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे 2 श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जाना। अब देखिए अब कुछ और भी टॉपिक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे स्पेशली जो है हम कैसे पावर को शेयर कर सकते हैं ताकि कहीं किसी तरह का फ्यूचर में जो है ना कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और वो देश जो है ना आसानी से रन कर सके। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला इसमें पॉइंट है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन द वे ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड ऑल्सो मूवमेंट। देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है, और वहां पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब गवर्नमेंट को रन कराती हैं। कुछ एक प्रकार के सत्ता वाले होते हैं, कुछ विपक्ष वाले होते हैं। अब यहाँ पे ओपोजिशन वाले होते हैं। तो होता क्या है कि जो ओपोजिशन वाले होते हैं वो स्पेशली जो है ना जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का सत्ता होता है उस पर स्पेशली वो दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, आंदोलन करते हैं अगर अच्छे तरीके से वो काम नहीं करती है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला इसमें देखने को मिल रहा है, पावर ऑल्सो बी शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे होता क्या है कि रिलीजियस और एक प्रकार के लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी स्पेशली होता क्या है कि रिलीजियस धर्म के आधार पे अलग अलग प्रकार के पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है समाज के आधार पे, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो है ना किसी तरह का जो है ना आपसी तनाव ना हो और अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी सब कोई अपने आप जो है ना अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए, वो देश का ग्रोथ हो सके। अगला है, पावर कैन शेयर अमंग
गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अगर हम बात करें तो पावर को क्या किया जाता है कि जैसे कहीं भी डेमोक्रेसी होती है वहां पे अलग अलग लेवल पे क्या किया जाता है, पावर को क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के शेयर कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग काम होता है, लोकल गवर्नमेंट का अलग होता है, और प्रॉपर तरीके से वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रन कराते हैं। पावर इज शेयर। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये भी एक प्रकार के पावर, इन तीनों को भी पावर अच्छे तरीके से दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम बात करें जो कानून बनाने वाला, न्याय करने वाला और उसको लागू करने वाले, तीनों का अलग अलग पावर होता है, और इस पे काफी बड़े अमाउंट में तो ये अलग डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को भी हम समझ लेते हैं। देखिए विक्रम और बैताल की यहाँ पे स्टोरी है जो आपके बुक में दिया हुआ है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम और बैताल दो फ्रेंड थे, और स्पेशली जो है ना ये बाइक से जा रहे थे, और जाने के बाद विक्रम ने क्या किया कि स्पेशली एक स्टोरी स्टार्ट किया ताकि बैताल जो है ना कभी वो सो ना पाए। पीछे बैठा हुआ था बैताल। अब वो स्पेशली वो बैरूत सिटी के रहने वाले थे। उन्होंने बोला कि खलील नामक एक उसका जो विक्रम का जो चाचा थे वो स्पेशली खलील, वो स्पेशली जो है ना सिविल वार में मारे जा चुके थे, और उसकी जो मम्मी थी वो एक प्रकार के मुस्लिम थी, और अगर हम बात करें और फादर थे वो क्रिश्चियन थे। और ये स्पेशली लेबनान एक कंट्री है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे लेबनान एक कंट्री है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते थे, और आने वाले समय में बैरूत में हमेशा कुछ ना कुछ सिविल वार होता रहता था। आपस में क्रिश्चियन और मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे ये आपस में लड़ाई करते रहते थे, और हमेशा मतलब लड़ाई होता रहता था। फिर और इसके चक्कर में हुआ क्या कि वहां के जितने प्रकार के जो लोग होते थे वो आपस में, जैसे सीरिया और फ्रांस, तो फ्रांस के कुछ जो क्रिश्चियन थे वो फ्रांस में चले जाते थे, और जो मुसलमान थे वो सीरिया में जाकर रहने लगते थे। अब इससे क्या होता था कि लेबनान जो कंट्री है वहां पे काफी बड़े अमाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, और धीरे धीरे वो देश जो है ना काफी डाउन होने लगा। तो उस केस में वहां के जितने सारे लीडर थे उन्होंने बोला कि इस देश को कैसे चलाया जा सकता है, इस पे हम एक प्रकार के मंथन करते हैं, और इस टॉपिक पे हम उन्होंने चिंतन किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कानून बनाया। उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, अपने देश को रन कराने के लिए अलग अलग लेवल पे उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को इस पे स्पेशली काम किया। अब जैसे प्रेसिडेंट उन्होंने क्रिश्चियन को बना दिया, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्रिश्चियन को बनाया, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुस्लिम को बनाया, और स्पीकर उन्होंने मुस्लिम को बनाया। और ये स्पेशली बनाने के बाद धीरे धीरे उस लेबनान कंट्री में अब आने वाले समय में बिल्कुल जो है ना सिविल वार जो है ना कम हो गया, और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी का फायदा उठाने लगे, और वो देश काफी ज्यादा ग्रोथ हो गया। तो ये सब चैप्टर स्पेशली हमें ये चीज सिखाता है कि अलग अलग देशों में किस लेवल पे पावर को शेयर करके और वो डेमोक्रेसी को फायदा उठा रहे हैं, और वो काफी बड़े अमाउंट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये स्पेशली ये कहानी थी। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर वीडियो में आपको अच्छे तरीके से जानने समझने को कोशिश में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब